Bismillahirrahmanirrahim. Now we are starting our 8th lecture on the topic of clinical pharmacokinetics and therapeutic drug monitoring. Yesterday we have discussed about the dosing of drugs in infants and children. Now today we are going to discuss the topic of dosing in the elderly patients. Elderly subjects की अगर हम बात करें, they are also a specific population. अगर हम इसमें डिफ़ाइन करना चाहें कि व्हाट इज़ एल्डरली, इट इज़ डिफ़िकल्ट। उसकी वजह ये होती है कि कोई लोग जो है वो कम उम्र में ही बूढ़े हो जाते हैं और कोई जो है वो 60-70 साल की उम्र में भी, बट दे लुक वेरी यंग, उनका एजिंग का प्रोसेस बड़ा स्लो होता है। द जीरियाट्रिक पॉपुलेशन इज़ ऑफन आर्बिट्ररीली डिफाइंड एज पेशेंट्स हु आर ओल्डर देन 65 ईयर्स एंड मैनी ऑफ दीज पीपल लिव एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ्स। इसी वजह से इन्होंने वर्ड क्या यूज़ किया, आर्बिट्ररीली, यानी कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं है ये एल्डरली की कि अबव 65 ईयर्स जो होंगे वो एल्डरली पेशेंट्स, उनको जीरियाट्रिक कहेंगे। जीरियाट्रिक पॉपुलेशन कौन सी होती है, वो पॉपुलेशन जिसकी एज अबव 65 ईयर्स है। और इन्होंने फिर आगे यही बात कही कि इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 65 से ऊपर होते हैं बट दे लिव एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ्स। तो एजिंग का प्रोसेस कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जैसा ही हो सब पे। In addition, there is an increasing number of people who are living beyond 85 years old who are often considered the older elderly population. अच्छा, वो population जो कि 85 years से above है उनको कहते हैं older elderly population. The aging process is more often associated with physiologic changes during aging rather than pure chronological age. जो एजिंग का प्रोसेस है वो दरअसल डिपेंडेंट है फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द बॉडी रादर देन द क्रोनोलॉजिक एज, यानी जो एज है। जैसे हमने भी बात की कि जैसे अगर कोई दो इंडिविजुअल हैं, दोनों 60 साल के हैं, 60 ईयर्स के हैं, ज़रूरी नहीं है कि दोनों के फिजियोलॉजिकल फंक्शन सेम हेल्थ स्टेटस पे मौजूद हो। यानी हो सकता है कि कोई एक उसमें से ऐसा हो कि उसको कोई हाइपरटेंशन नहीं है, कोई डायबिटीज़ नहीं है, किडनी फंक्शन भी नॉर्मल है और कोई किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एंड दैट इंडिविजुअल इज़ लिविंग हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ। जबकि दूसरा 60 ईयर्स का इंडिविजुअल जो है उसका किडनी फंक्शन भी डिक्लाइन है, उसको डायबिटीज़ भी हो चुका है और हाइपरटेंशन भी है, हार्ट अटैक की भी हिस्ट्री है उसकी, तो उसमें एजिंग का प्रोसेस ज़्यादा होगा। तो क्रोनोलॉजिकली तो दोनों 60 ईयर्स के हैं, लेकिन दोनों की फिजियोलॉजी में डिफरेंसेस मौजूद हैं। क्रोनोलॉजिकली द एल्डरली हैव बीन क्लासिफाइड। अब जैसे हमने पीडियाट्रिक को क्लासिफाइड किया था, न्यूनेट्स, इन्फेंट्स, ठीक है, यंग चिल्ड्रन, इसी तरीके से हमने एल्डरली पेशेंट को भी या एल्डरली पॉपुलेशन को भी इसी तरीके से हमने डिफाइन किया है, जिसमें आपके पास आ जाते हैं यंग एडल्ट। यंग एडल्ट हम उनको कहेंगे जिनकी एज है 65 से लेके 75 ईयर्स के दरमियान। फिर उसके बाद हमारे पास हैं ओल्ड इंडिविजुअल्स जिनकी एज होगी 75 से लेके 85 ईयर्स के दरमियान। तो 75 से लेके 85 ईयर्स। एंड द ओल्ड इंडिविजुअल, ठीक है, वो कौन होंगे, जिनकी एज होगी अबव 85 ईयर्स। तो अबव 85 ईयर जो होंगे वो ओल्ड, तो इसका मतलब हुआ यंग ओल्ड एंड ओल्ड। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है। यंग ओल्ड 65 to 75 years, old 75 to 85 years, and the old age is above 85 years. तो this is actually geriatrics क्लासिफिकेशन, यानी जीरियाट्रिक्स पेशेंट जो है, जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन है। अच्छा, नाउ अब हम आते हैं परफॉर्मेंस कैपेसिटी। तो परफॉर्मेंस कैपेसिटी एंड लॉस ऑफ होम्योस्टैटिक रिजर्व डिक्रीजेज विद एडवांस एज बट अकर टू ए डिफरेंट डिग्री इन ईच ऑर्गन एंड ईच पेशेंट। बिल्कुल वही वाली बात है ये कि क्योंकि एजिंग का प्रोसेस डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से जो उनकी होम्योस्टेटिक रिजर्व हैं, यानी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं, वो डिक्रीज तो होते हैं एडवांस एज के साथ, बट डिफरेंट डिग्री इन ईच ऑर्गन इन ईच पेशेंट। यानी ज़रूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल में जो डिक्लाइन ऑफ फंक्शन हो डिफरेंट ऑर्गन का, वो सेम डिग्री के साथ हो। किसी में तेज़ी से होगा, किसी में कम होगा और किसी में बहुत ही ये एजिंग का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। अच्छा,
physiologic and cognitive functions tend to change with aging process and can affect compliance, therapeutic safety and efficacy of prescribed drug. यही वजह है कि जब बॉडी में ये फिजियोलॉजिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं, डिक्लाइन हो जाते हैं, और कग्नाइटिव फंक्शन यानी क़ुव्वत समात, सुनने का ऊंचा सुनने लगते हैं, दिखाई सही नहीं देता कग्नाइटिव फंक्शन में, ठीक है, समझ सही नहीं आता, ठीक है, तो उसको सेंस नहीं कर सकते चीज़ों को सही तरीके से, सेंसेशन वीक हो जाती है इस एजिंग प्रोसेस की वजह से, जिसकी वजह से उनको जो भी ड्रग प्रिस्क्राइब की जा रही है उसका कंप्लाइंस पुअर हो जाता है, ठीक है। कंप्लाइंस का जैसे हमने क्या बात की थी कि कंप्लाइंस जो है वो ये है कि जो भी इंस्ट्रक्शन पेशेंट को दी जा रही है वो उसको किस तरह से फॉलो कर रहा है। अगर वो बिल्कुल सही तरीके से फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे कंप्लाइंस अच्छा है, और अगर वो उसको सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहा तो फिर इसका मतलब है उसका कंप्लाइंस पुअर होगा। अब इस एज ग्रुप में क्योंकि हैंडलिंग का प्रॉब्लम है, अगर कोई वो इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस यूज़ करते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, या ये कि कोई याद रखने का पॉइंट है कि कब लेनी है दवा, या फिर ये भी है कि सुनाई सही नहीं देता या दिखाई सही नहीं देता, गलत दवा ले ली नज़र सही ना आने की वजह से, जिसकी वजह से कंप्लाइंस पुअर हो जाता है। और जब ये सब चीज़ें होंगी तो फिर सेफ्टी का इशू भी आएगा और ड्रग की एफिकेसी का भी इशू आएगा कि ये सब फैक्टर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। द एल्डरली ऑल्सो टेंड टू बी एन मल्टीपल ड्रग थेरेपी ड्यू टू कंकमिटेंट इलनेसेस। ये भी एक वजह है कि एल्डरली पेशेंट जो होते हैं अक्सर व बेशतर बल्कि ज़्यादातर वो मल्टीपल ड्रग थेरेपी पे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उनको डायबिटीज़ भी है, हार्ट पेशेंट्स भी हैं, एमआई की हिस्ट्री भी है, हाइपरटेंशन भी है, लो डोज एस्पिरिन भी ले रहे हैं, एंटी डायबिटिक भी ले रहे हैं, दो एंटी डायबिटिक ले रहे हैं, हाइपरटेंशन एंटी हाइपरटेंसिव 1 या 2 ले रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर कोई उनको आर्थराइटिस भी है तो उसकी भी मेडिकेशन ले रहे हैं, तो उनको मल्टीपल मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो अब उसमें जो है भी बहुत ज़्यादा एरर का चांस हो सकता है। फिर अगेन वही डिक्रीज्ड कॉग्निटिव फंक्शन इन सम जेरियाट्रिक पेशेंट, complicated drug dosage schedule and or the high cost of drug therapy may result in poor compliance and resulting in lack of drug efficacy and possible drug interaction and or drug intoxication। यही जो cognitive function जो है जब वो पुअर हो जाते हैं, सेंस सही नहीं कर पाते, रिफ्लेक्सेस वीक हो जाते हैं, नज़र सही नहीं आता, सुनाई सही नहीं देता, और अगर ड्रग का जो शेड्यूल है वो अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड है और अगर कॉस्ट भी ज़्यादा है तो वो यूजुअली रिटायर होते हैं तो एक्सपेंसिव मेडिकेशंस उनके लिए मुश्किल हो जाती है, तो उसकी वजह से उनका जो ड्रग का कंप्लाइंस होता है वो भी पुअर हो जाता है, वो सही तरह से मेडिकेशन नहीं ले पाते, इसी वजह से उनको वो एफिकेसी भी नहीं मिल पाती, और बाज़ दफ़ा वो ड्रग जिनको उनको रिकमेंड की गई होती है कि ये 2 ड्रग साथ में नहीं लीजिएगा क्योंकि इनमें इंटरेक्शन है, लेकिन वो भूले से वो ड्रग साथ में ले ली जिसकी वजह से इंटरेक्शन भी हो गया, और बाज़ दफ़ा ये ड्रग इंटरेक्शन इंटॉक्सिकेशन यानी टॉक्सिसिटी का रीज़न भी बन जाता है। अच्छा जनाब, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, several objectively measure vital physiologic function related to age show that the renal plasma flow, glomerular filtration, cardiac output and breathing capacity can drop from 10 to 30% in elderly subjects to those at age 30 years। वो ये कह रहे हैं कि elderly patients में 10 to 30% renal plasma flow, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, कार्डिक आउटपुट और ब्रीदिंग कैपेसिटी ड्रॉप हो जाती है 10 to 30% इन एल्डरली सब्जेक्ट्स कंपेयर टू दोज एट एज ऑफ 30 ईयर्स। यानी जो 30 ईयर्स की एज में जो उनकी कैपेसिटी थी उससे 10 to 30% उनकी ये कैपेसिटी ब्लड फ्लो टूवर्ड्स किडनी, फिल्ट्रेशन, कार्डिक आउटपुट और ब्रीदिंग, ये कैपेसिटी 10 to 30% रिड्यूस हो जाती है। द फिजियोलॉजिक चेंजेस ड्यू टू एजिंग में नेसेसिटेट स्पेशल कंसिडरेशन इन एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग इन द एल्डरली। अब ये फैक्टर्स क्योंकि चेंज हो रहे हैं लिहाजा ये ज़रूरी है कि हम स्पेशल कंसिडरेशन रखें इन पेशेंट्स में ड्रग्स की रिकमेंडेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और डोजेज रेजिमेन के लिए भी। फॉर सम ड्रग्स एन एज डिपेंडेंट इंक्रीज इन एडवर्स ड्रग रिएक्शन और टॉक्सिसिटी में भी ऑब्जर्व। इसी वजह से कुछ ड्रग में एज डिपेंडेंट इंक्रीज इन एडवर्स इफेक्ट भी आते हैं और टॉक्सिसिटी भी होती है। द अपेरेंट इंक्रीज
ड्रग टॉक्सिसिटी इन एल्डरली मे बी ड्यू टू फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक चेंजेस, क्योंकि ये वाले फैक्टर जब चेंज होंगे तो ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक भी चेंज होगी, जिसकी वजह से ड्रग की जो है वो इंटरेक्शन यानी उसके डायनेमिक और काइनेटिक चेंजेस में चेंजेस भी आ जाते हैं, और इन चेंजेस की वजह से उसकी ड्रग की टॉक्सिसिटी का रिस्क भी बढ़ जाता है। अच्छा, एक हाइपोथेसिस है जो कहलाता है फार्माकोडायनेमिक हाइपोथेसिस। ये क्या एज्यूम करता है? हाइपोथेसिस वैसे भी एजम्पशन ही होती है दैट एज कॉजेज ऑल्ट्रेशन इन दी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ टारगेट ड्रग रिसेप्टर लीडिंग टू ऑल्टर्ड ड्रग रिस्पॉन्स। ये हाइपोथेसिस हमें क्या कह रहा है कि एजिंग के साथ जो रिसेप्टर हैं, टारगेट रिसेप्टर, उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में चेंजेस आ जाते हैं। Quantitatively, the number of drug receptor may decline with age, whereas qualitatively a change in the affinity of drug may occur। ठीक है, तो क्वांटिटेटिवली ड्रग रिसेप्टर डिक्रीज हो गए, क्वालिटेटिवली उनकी स्पेशियल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो गई, जिसकी वजह से ड्रग की जो एफिनिटी, बाइंडिंग एफिनिटी थी, वो डिक्रीज हो गई है। ऑल्टरनेटिवली इसके बरक्स ये भी हो सकता है, द फार्माकोकाइनेटिक हाइपोथेसिस, यानी जो फार्माकोडायनेमिक के बजाय काइनेटिक हाइपोथेसिस है, वो क्या कहता है कि एज डिपेंडेंट इंक्रीज इन एडवर्स ड्रग रिएक्शन आर ड्यू टू, कि एज के बढ़ने के साथ साथ एडवर्स रिएक्शन जो हो जाते हैं वो किस वजह से हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ फिजियोलॉजिक चेंजेस इन ड्रग के एब्जॉर्प्शन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग एलिमिनेशन एंड द एलिमिनेशन, ड्रग रीनल एक्सक्रीशन एंड हेपेटिक क्लियरेंस। क्योंकि ये एज के साथ इन तमाम फैक्टर पर भी डिफरेंसेस आ जाते हैं, उसकी वजह से भी ड्रग की टॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा, इन एल्डरली एज डिपेंडेंट ऑल्ट्रेशन इन ड्रग एब्जॉर्प्शन में इंक्लूड ए डिक्लाइन इन द स्प्लैंक्निक ब्लड फ्लो, ऑल्टर्ड जीआई मोटिलिटी, increase in gastric pH and alteration in the gastrointestinal absorptive surfaces। कि एज डिपेंडेंट डिक्लाइन इन एब्जॉर्प्शन क्यों हो जाती है? कि जो वहाँ पे ब्लड फ्लो है टुवर्ड्स जीआईटी वो कम हो गया, जीआई मोटिलिटी जो है वो ऑल्टर हो गई है, गैस्ट्रिक पीएच एसिड ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से, या फिर जीआई में जो एब्जॉर्प्टिव सरफेसेस हैं वो रिड्यूस हो गई हैं, जिसकी वजह से ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम हो गई है। अच्छा, the incidences of achlorhydria in the elderly may have an effect on the dissolution of certain drugs such as weak bases and certain dosage form that require acidic environment for disintegration and release। अच्छा, इसके बरक्स एक्लोरहाइड्रिया क्या होता है कि इसमें एसिड रिलीज स्टमक में ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाती है, यानी डिक्रीज इन एसिड प्रोडक्शन इन द स्टमक। तो इसमें क्या होता है कि ख़ास तौर से वो ड्रग्स जिनकी एब्जॉर्प्शन के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जिसके डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तो अब वो एसिडिक एनवायरनमेंट उन ड्रग्स को नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ एक्लोरहाइड्रिया। तो अब उन ड्रग की जो होगी वो डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन और रिलीज भी रिड्यूस हो जाएगी, और जब ये रिड्यूस हो जाएगी तो उनकी एब्जॉर्प्शन भी रिड्यूस हो जाएगी। From a distribution consideration, drug protein binding in plasma may decrease as a result of decrease in the albumin concentration, and the apparent volume of distribution may change due to decrease in muscle mass and an increase in body fat। इसके अलावा ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे भी चेंजेस आ सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जो ड्रग की बाइंडिंग प्रोटीन है, जैसे कि मिसाल के तौर पर एल्ब्यूमिन, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई है। लिवर जो बनाता है एल्ब्यूमिन, वो क्योंकि लिवर फंक्शन एज की वजह से डिक्लाइन हो चुका है, तो उस वजह से जो है वो एल्ब्यूमिन उतनी नहीं बना रहा है जितनी कि एक नॉर्मल हेल्दी या यंग इंडिविजुअल में, एडल्ट में होती है। तो उसकी वजह से, जो एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन की वजह से चेंज हो जाने की वजह से ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन पे भी फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा एजिंग के साथ अगर बॉडी फैट बढ़ रही है तो वाटर कंटेंट कम होना शुरू हो जाएंगे। तो वो ड्रग जो कि पर्टिकुलरली वाटर सॉल्युबल होगी, उसकी एब्जॉर्प्शन, उसकी वो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, और वो ड्रग जो कि फैट सॉल्युबल होगी उसकी जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बढ़ जाएगा, और टॉक्सिसिटी का रीज़न या नो ड्रग इफेक्ट की तरफ भी पेशेंट को ले जा सकता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन पे बात होगी। इसी तरीके से रीनल ड्रग एक्सक्रीशन generally decline with age as a result of decrease in glomerular filtration rate and or active tubular secretion। दोनों प्रोसेस एज के साथ डिक्लाइन हो जाते हैं, चाहे वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो या एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन हो। तो इसकी वजह से भी ड्रग की एलिमिनेशन रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ जाएगा ड्रग का। मोर ओवर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग बायोट्रांसफॉर्मेशन
में डिक्रीज विद एज। अच्छा, ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी मेटाबॉलिज्म वो कहाँ होता है? वो लिवर में होता है। अब लिवर एंजाइम भी अगर रिड्यूस हो रहे हैं तो ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से लीडिंग टू दैट इज ये जो डिक्रीज हो रहा है बायो ट्रांसफॉर्मेशन लीडिंग टू ए डिक्लाइन इन हेपेटिक ड्रग क्लियरेंस, जिसकी वजह से ड्रग की क्लियरेंस किडनी से और लिवर से दोनों जगह से रिड्यूस हो जाएगी। डेफिनेटली जब क्लियरेंस रिड्यूस हो जाएगी तो फिर ड्रग बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। अच्छा, एक और बात जो इंपॉर्टेंट है कि एल्डरली पेशेंट में हैव सेवरल डिफरेंट पैथोफिजियोलॉजिक कंडीशन दैट रिक्वायर मल्टीपल ड्रग थेरेपी दैट इंक्रीजेज द लाइकलीहुड फॉर ड्रग इंटरेक्शन। हम ये बात अभी पहले थोड़ी देर पहले भी अपने लेक्चर में कर चुके हैं कि द ओल्ड एज इंडिविजुअल्स हैव मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन, मे बी दे आर डायबिटिक, हाइपरटेंसिव और आर्थराइटिस या एमआई की हिस्ट्री है, तो उनको मल्टीपल ड्रग थेरेपी की ज़रूरत होती है। मल्टीपल ड्रग थेरेपी में इस चीज़ के चांसेस बहुत हाई होते हैं या प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है कि द ड्रग विल कॉज इंटरेक्शन एंड समटाइम एडवर्स रिएक्शन। Moreover, increased adverse drug reaction and toxicity may result from poor patient compliance। ये भी है, पेशेंट को कहा था कि एक टैबलेट लेना, वो 2 टैबलेट ले रहा है, या ये कहा था कि दोनों टैबलेट के दरमियान जो है वो गैप होना चाहिए, वो नहीं कर रहा, जिसकी वजह से एडवर्स ड्रग रिएक्शन और टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। अच्छा, बोथ पेनिसिलिन एंड कैनामाइसिन शो प्रोलॉन्ग टी हाफ इन एजेड पेशेंट, ठीक है, इनकी हाफ लाइफ बढ़ जाती है, एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एज रिलेटेड ग्रेजुअल रिडक्शन इन किडनी साइज एंड फंक्शन। क्यों इनकी हाफ लाइफ बढ़ जाती है, प्रोलॉन्ग हो जाती है? क्योंकि एज रिलेटेड जो किडनी साइज में या किडनी फंक्शन में रिडक्शन होता है उस वजह से। एक और फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट, जो हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज एज रिलेटेड इन चेंजेस इन प्लाज्मा एल्ब्यूमिन and alpha-1 acid glycoprotein may also be factor in binding of the drug in the body। अच्छा, अब जो हम अभी एल्ब्यूमिन बाइंडिंग के हवाले से बात कर चुके हैं कि इससे ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो ऑल्टर हो जाती है। तो ना सिर्फ एल्ब्यूमिन बल्कि एक और प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। यूजुअली जो ड्रग जो होती हैं, बेसिक ड्रग होती हैं, वो अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती हैं यानी प्लाज्मा प्रोटीन से, और जो बेसिक ड्रग होती हैं वो जो एसिडिक ड्रग होती हैं वो एल्ब्यूमिन से बाइंड होती हैं, ठीक है। बट इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट, बट इन जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया है। तो इन दोनों प्रोटीन की ऑल्ट्रेशन की वजह से भी ड्रग की जो हो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हो जाती है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन इनकी जो एल्ब्यूमिन और अल्फा-1 एसिड की कंसंट्रेशन क्यों चेंज हो रही है, उसके चेंज होने की मेन रीज़न ये है कि एज रिलेटेड डिक्लाइन इन हेपेटिक फंक्शन। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें अंडर कंसिडरेशन रखने चाहिए वाइल गिविंग डोज टू एनी एल्डरली पेशेंट। अच्छा, अब आते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम में सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एंटीबायोटिक की, अमाइनोग्लाइकोसाइड की। उसके बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि एन अमाइनोग्लाइकोसाइड हैज़ ए नॉर्मल एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ 107 मिनट्स इन यंग एडल्ट्स। तो नॉर्मली तो इसकी हाफ लाइफ 107 मिनट्स है। इन पेशेंट 70 टू 90 ईयर्स ओल्ड, यानी इसका मतलब हुआ कि ये जीरियाट्रिक पेशेंट हो गया। द एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड इज 282 मिनट्स, यानी इसकी हाफ लाइफ बढ़ गई, इसका मतलब है क्लियरेंस कम हो जाएगी। द नॉर्मल डोज ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड इज 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे डिवाइडेड इनटू 2 डोजेस, यानी इसका मतलब हुआ कि 15 मिलीग्राम पर केजी डोज देंगे और वो पर 24 आवर होगी, जो भी डोज कैलकुलेट होगी, ठीक है। यानी पेशेंट के वेट से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको पर डे पे, यानी वो जो भी डोज आएगी, जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये पेशेंट का वेट है 50 kg, तो ये डोज बनेगी 750 मिलीग्राम, ठीक है। 750 मिलीग्राम पर डे डिवाइडेड इनटू 2 डोजेस, यानी 750 को 2 में डिवाइड कर दें तो 325 मिलीग्राम एवरी 12 आवर, ठीक है। तो ये जो है डोज आपकी बनेगी उस इंडिविजुअल की जिसका वेट 50 kg होगा। सो अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाट इज द डोज फॉर ए 75-year-old पेशेंट assuming that the volume of distribution per body weight is not changed by the patient's age। ठीक है, 75-year-old इंडिविजुअल की डोज बताइए क्या होगी अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं आया है। नाउ सोल्यूशन, द लॉन्गर एलिमिनेशन हाफ लाइफ,
of the aminoglycoside in elderly patient is due to decrease in renal function। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि ये जो हाफ लाइफ बढ़ रही है ये इस वजह से हो रही है कि ड्रग की क्लियरेंस कम हो गई है। A good inverse correlation has been obtained of elimination half life to the aminoglycoside and creatinine clearance। हम इन्वर्स कोरिलेशन डेवलप कर सकते हैं एलिमिनेशन हाफ लाइफ और क्रिएटिनिन क्लियरेंस को। अच्छा, यानी क्रिएटिनिन क्लियरेंस कम होगी तो इसका मतलब वो होगा कि एलिमिनेशन हाफ लाइफ बढ़ रही है, तो इन्वर्स रिलेशनशिप हो गई। टू मेंटेन द सेम एवरेज स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड इन द एल्डरली एज इन यंग एडल्ट द डोज में बी रिड्यूस। तो अब डोज रिड्यूस करनी पड़ेगी या टॉर एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर वही सेम सीपी एवरेज रखना है तो ये है नॉर्मल के लिए, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, ओ स्टैंड्स फॉर ओल्ड इंडिविजुअल, यानी ये उस 75 ईयर्स के लिए है और ये नॉर्मल के लिए है। तो सेम सीपी एवरेज ऑफ दिस, सीपी एवरेज ऑफ दिस दोनों इक्वल हो गई। इसमें कुछ चीज़ें जो होंगी वो कांस्टेंट हो जाएंगी, जैसा कि 1.44 से 1.44 कैंसिल हो गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने कहा था कि सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये भी वी ओ और वी एन आपस में कैंसिल हो गए। आखिर में मेरे पास बच गया अब ये डी एन टी हाफ एन टॉर एन इज इक्वल टू डी ओल्ड टी हाफ ओ टॉर ओल्ड। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं, एट द मोमेंट हम क्या करते हैं कि देखिए हमने ये बात की थी कि या तो टॉर एडजस्ट करना है या डोज एडजस्ट करना है। तो फिलहाल हम डोज को जो है वो यही रखते हैं 15 मिलीग्राम पर केजी और देखते हैं कि डोज फिर टॉर क्या होगा। तो हमने यही किया, दोनों को इक्वलाइज कर दिया, यानी डी एन इज इक्वल टू डी नॉट। तो फिर ये भी आपस में कैंसिल हो गया जब दोनों सेम हो गए। तो आखिर में बच गया मेरे पास फॉर्मूले में यही टॉर, इसको मैं इधर ले आया तो ये टॉर ओल्ड टॉर न्यू, ठीक है, ये एंड यहाँ से जो है वो ये टी हाफ ओल्ड एंड टी हाफ न्यू, ये इस तरह से आ गया। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि इन चीज़ों को एडजस्ट किया। टॉर ओल्ड मुझे डिटरमिन करना है, टॉर न्यू इधर ले आया। अच्छा, हमने कहा था कि डिवाइडेड इनटू 2 डोजेज, यानी हर 12 घंटे से देनी है, 12 घंटे का गैप है, टॉर इज़ 12 आवर। अच्छा, टी हाफ ओल्ड में कितनी है, 282 मिनट्स, ये गिवन था। टी हाफ नॉर्मल में कितनी है, 107 मिनट्स, ये गिवन था। ये यहाँ पे एक दफ़ा हम फिर देख लेते हैं, ये 107 मिनट्स यंग में और ओल्ड इंडिविजुअल में 282 मिनट्स, तो ये हमने वहाँ से ले लिया। और ये भी डोज भी गिवन थी कि एवरी डिवाइडेड इनटू 2 डोजेस, ठीक है, यानी हर 12 घंटे से। तो टॉर निकल के आया 31.6 आवर, यानी अगर मैं यही डोज देना चाह रहा हूँ 15 मिलीग्राम पर केजी, यानी वही 750 मिलीग्राम, तो 750 मिलीग्राम मैं दूंगा, ठीक है। 750 मिलीग्राम को मैं डिवाइड करके दे रहा था, तो एक डोज मेरी 325 बन रही थी ना, तो 325 मिलीग्राम मैं दूंगा। पहले मैं 325 मिलीग्राम इसको दे रहा था हर 12 घंटे से, तो 325 मिलीग्राम इस ओल्ड इंडिविजुअल को दूंगा 31.6 आवर में, ठीक है, 31.6 आवर में। देयरफॉर द सेम डोज ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड मे बी एडमिनिस्टर एवरी 32 आवर, क्योंकि ये 31.6 आवर अराउंड 32 आवर है, विदाउट अफेक्टिंग द एवरेज स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, यानी अमाइनोग्लाइकोसाइड का जो स्टेडी स्टेट जो नॉर्मल इंडिविजुअल में होगा वही इस पेशेंट में भी होगा। अच्छा, अब दूसरी एक एग्जाम्पल करते हैं, ये अमाइनोग्लाइकोसाइड के बाद। द क्लियरेंस ऑफ लिथियम वॉज डिटरमिन्ड to be 41.5 ml per minute in a group of patient with an average age of 25 years। 25 साल के इंडिविजुअल में एवरेज एलिमिनेशन क्या है, क्लियरेंस क्या है, 41.5 ml per minute, ठीक है। इन ए ग्रुप ऑफ एल्डरली पेशेंट विद एन एवरेज एज ऑफ 63 ईयर्स, 63 ईयर्स के लोगों में एवरेज एज में द क्लियरेंस ऑफ लिथियम वॉज 7.7 ml पर मिनट। तो अगर 25 साल के इंडिविजुअल में 41.5 ml पर मिनट है और 63 ईयर्स में 7.7 ml पर मिनट है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉर्मल डोज ऑफ लिथियम शुड बी गिवन टू ए 65 ईयर्स ओल्ड पेशेंट। तो हम यूँ करेंगे, 7.7 को इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, वही किया। द डोज शुड बी प्रोपोर्शनल टू द क्लियरेंस, देयरफॉर डोज रिडक्शन 7.7 डिवाइडेड बाई 41.5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 18.5% आया, यानी तकरीबन यानी इसका मतलब है क्लियरेंस 18.5% है। तो इसका मतलब है जो डोज आप 25 ईयर्स को देंगे उसकी 18.5% या राउंड ऑफ करके 20% कर लें, यानी सपोज दैट अगर इसको 100 मिलीग्राम लिथियम दे रहे थे तो इसको 63 ईयर्स को 20 मिलीग्राम, या अगर 20% हम रखते हैं तो 20 मिलीग्राम जो है वो इस एज में हमें देनी पड़ेगी, या 18.5 मिलीग्राम अगर एग्जैक्ट वैल्यू पे जाए,
ठीक है. सो द डोज ऑफ लिथियम मे बी रिड्यूस टू अबाउट 20% ऑफ द रेगुलर डोज इन द 65 ईयर्स ओल्ड पेशेंट विदाउट अफेक्टिंग द स्टेडी स्टेट ब्लड लेवल. ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ करके 20% कर लिया. ठीक है, तो जो 25 ईयर्स जो भी डोज दे रहे थे, 100 मिलीग्राम दे रहे थे लिथियम की या 200 मिलीग्राम दे रहे थे, तो उसका 20% निकाल लेंगे. 100 का 20% आएगा 20 मिलीग्राम, 200 का परसेंट आएगा 40 मिलीग्राम. तो वो डोज हम इस एज ग्रुप को फिर देंगे. तो उस पर क्या होगा कि बॉडी में फिर ये एक्यूमुलेट नहीं होगी और टॉक्सिसिटी नहीं करेगी. और क्योंकि एक्यूमुलेट का चांस क्यों है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल वही डोज देंगे तो फिर वो बॉडी में एक्यूमुलेट होके और कंसंट्रेशन लेवल जो होगा उनका बढ़ना शुरू हो जाएगा और टॉक्सिसिटी कॉज होनी शुरू हो जाएगी. एक और क्लिनिकल एग्जाम्पल करते हैं. हाइपरटेंशन इज कॉमन इन एल्डरली पेशेंट. ठीक है, कॉमन होता है हाइपरटेंशन. द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ फेलोडिपिन, ए कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट फॉर हाइपरटेंशन, वाज स्टडीड इन यंग एंड एल्डरली सब्जेक्ट. तो फेलोडिपिन को स्टडी किया गया जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है हाइपरटेंसिव पेशेंट में, यंग पेशेंट्स में भी और एल्डरली पेशेंट में भी. अच्छा, आफ्टर ए डोज ऑफ 5 मिलीग्राम ओरल फेलोडिपिन, द एरिया अंडर द कर्व एंड सीपी मैक्स इन द एल्डरली पेशेंट, और वो एल्डरली पेशेंट क्या थे, 67 से 79 ईयर्स, और उनका मीन वेट था 70 kg, 1 kg, वर 3 times दैट ऑफ यंग पेशेंट्स 20 to 34 ईयर्स, मीन वेट 75 kg. यानी द पॉइंट इज दैट कि 20 to 30, अच्छा वेट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, लेकिन एज में फ़र्क है कि ये इनकी जो एज है, मीन एज, इनकी एज का रेंज है 20 to 34 ईयर्स, इनकी एज की रेंज है 67 to 79 ईयर्स जो एल्डर एज है, जिसकी वजह से एरिया अंडर द कर्व ऑफ सीपी मैक्स जो था वो यंग एज के मुकाबले में ओल्ड एज में 3 times ग्रेटर था, जैसा कि डायग्राम में देखा गया है. ये देख लें आप, ये एरिया अंडर द कर्व बन रहा है यंग इंडिविजुअल का, और ये ग्रेटर जो है, जो 3 times ग्रेटर एरिया अंडर द कर्व है, ये है ओल्ड एज वाले पेशेंट्स का. तो अब देखते हैं आगे ये क्या कहते हैं. साइड इफेक्ट्स ऑफ फेलोडिपिन इन एल्डरली पेशेंट्स सच एज फ्लशिंग वर सपोर्टेड इन 9 of 11 सब्जेक्ट्स. 11 में से 9 को फ्लशिंग हुई. एंड पेल्पिटेशन वॉज रिपोर्टेड इन 3 of 11 सब्जेक्ट, और पेल्पिटेशन हुई 11 में से 3 सब्जेक्ट्स को. वेयर एज ओनली 1 of 12 ऑफ द यंग सब्जेक्ट्स रिपोर्टेड साइड इफेक्ट्स, और यंग सब्जेक्ट में इस तरह के 12 पेशेंट्स थे और उसमें से सिर्फ एक को फ्लशिंग और पेल्पिटेशन रिपोर्ट हुई. ठीक है. सिस्टमिक क्लियरेंस इन एल्डरली वॉज 248 प्लस माइनस 108 लीटर पर मिनट, यानी ये जो इसके स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज़्यादा थे तो इसका मीन है, यानी मीन सिस्टमिक क्लियरेंस 248 थी किसमें, एल्डरली में, कंपेयर टू 690 प्लस माइनस 214 इन द यंग सब्जेक्ट. यानी क्लियरेंस जो ड्रग की थी सिस्टमिक की 248 कम थी कंपेयर टू यंग इंडिविजुअल जिनकी क्लियरेंस बहुत हाई थी 619. डेफिनेटली उसकी वजह ये होगी कि इनकी क्लियरेंस कम इसलिए है कि इनका किडनी फंक्शन रिड्यूस है. द बायो, और हो सकता है हेपेटिक फंक्शन भी रिड्यूस हो. द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ फेलोडिपिन वॉज रिपोर्टेड टू बी अबाउट 15.5% इन एल्डरली एंड 15.3% इन द यंग सब्जेक्ट्स. अच्छा, बायो अवेलेबिलिटी में दोनों के कोई फर्क नहीं है, यानी एब्जॉर्प्शन का जो पैटर्न था दोनों में सेम था. इसके अलावा पेशेंट कंकमिटेंट मेडिकेशंस भी थी, जिसमें डायरेटिक्स भी वो ले रहे थे और बीटा ब्लॉकर भी ले रहे थे. अच्छा, अब सवाल ये क्या है, यह है ना कि व्हाट इज द मेन कॉज फॉर द डिफरेंसेस इन द ऑब्जर्व्ड एरिया अंडर द कर्व बिटवीन द एल्डरली एंड यंग सब्जेक्ट. कि बायो अवेलेबिलिटी तो सेम है, लेकिन एरिया अंडर द कर्व एल्डरली का अब 3 times ग्रेटर है कंपेयर टू यंग सब्जेक्ट, तो उसकी क्या रीज़न है. दूसरा सवाल है, व्हाट वुड बी द स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ फेलोडिपिन इन एल्डरली इफ डोज एंड डोजिंग इंटरवल आर अनचेंज. अगर डोज और डोजिंग इंटरवल अनचेंज करेंगे तो स्टेडी स्टेट क्या आएगा. इसके अलावा तीसरा सवाल है, कैन फेलोडिपिन बी गिवन सेफली टू द एल्डरली पेशेंट्स. ये एक तीसरा सवाल है. अब हम इसके सोल्यूशन पर आते हैं कि सोल्यूशन में क्या है पॉइंट. अच्छा, ए पार्ट जो था कि व्हाट इज द मेन कॉज फॉर डिफरेंसेस इन द ऑब्जर्व्ड एरिया अंडर द कर्व बिटवीन एल्डरली एंड यंग सब्जेक्ट. द हायर द AUC इन द एल्डरली कंपेयर टू यंग एडल्ट इज ड्यू टू डिक्रीज इन ड्रग क्लियरेंस इन द ओल्डर सब्जेक्ट. क्योंकि इसमें तेज़ी से क्लियर हो रही है तो इसका एरिया अंडर द कर्व बहुत ऊपर तक नहीं गया. ओल्डर एज में क्लियरेंस स्लो है तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ऊपर तक जा रहा है और बॉडी में एक्यूमुलेट ज़्यादा हो रही है.
तो इस वजह से AUC हाई है। अच्छा, बी पार्ट क्या था, व्हाट वुड बी द स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ फेलोडिपिन इन एल्डरली इफ डोज एंड डोजिंग इंटरवल आर अनचेंज्ड। The elderly have more side effects with felodipine compared to young adults. Factors that may have increased side effects in the elderly could be number 1, reduce hepatic blood flow, तो कि hepatic clearance कम हो गई और metabolism कम हो गया. Potassium depletion in the body, जिसकी वजह से body function reduce हो गए. Increase bioavailability और reduce clearance. तो इस तरह से जो है वो इसी वजह से क्या होगा कि जो होगा वो डोजिंग इंटरवल अनचेंज करने से स्टेडी स्टेट जो होगा वो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो जो है वो दैट वी बेसिकली स्टेडी स्टेट तो सेम रहेगा, लेकिन वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन थोड़ी सी ऊपर की तरफ चली जाएगी। अच्छा, अब आइए हम सी पार्ट पे। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, CP एवरेज इज इक्वल टू FD नॉट अपॉन CLT यानी CL इंटू टॉर, ठीक है ना, यानी KVD टॉर भी जिसको हम कहते हैं CL की जगह। इफ़ D नॉट F एंड टॉर आर द सेम, यानी दोनों में ये वाली सिचुएशन जो है, अगर इंटरवल आर अनचेंज, यही है ना, डोज एंड डोजिंग इंटरवल आर अनचेंज, कि D नॉट F भी अनचेंज रहेगा सेम, the steady state drug concentration CP average will be inversely proportional to the clearance and it is obvious कि CP average ऊपर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि क्लियरेंस कम हो गई है। यहाँ पे इन्होंने इस फॉर्मूले को कैलकुलेट किया, इसी फॉर्मूले को एडल्ट और एल्डरली और यंग के लिए कंपेयर किया, तो और फिर क्लियरेंस दोनों की डाली, यंग की और एल्डरली की, तो एल्डरली की 2.5 टाइम्स आ रही है। 2.5 टाइम्स का मतलब ये हुआ द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ फेलोडिपिन विल बी 250% और 2.5 टाइम्स दैट ऑफ यंग सब्जेक्ट, यानी 2.5 टाइम्स CP एवरेज ज़्यादा होगा एल्डरली पेशेंट में। वाई? बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन क्लियरेंस। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट और है, दैट इज चेंजेस इन रीनल फंक्शन विद द एज। Many studies have shown that general decline in GFR with age. बहुत सारी स्टडीज़ ये साबित करती हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है उसमें डिक्लाइन होता है with age. Lindman reported that the GFR as measured by creatinine clearance decrease at mean rate of 1% per year after 40 years of age. कि जो GFR डिक्रीज होता है वो 1% एवरी ईयर कम हो जाता है, होना शुरू हो जाता है आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज, यानी 40 साल के बाद। जैसे अगर नॉर्मल क्रिएटिनिन की GFR 120 है तो 1% हर साल कम होना शुरू हो जाएगा आफ्टर 40 ईयर्स। However, there is a considerable variation in this rate of decline in normal healthy aging adults. ये अलग बात है कि वो लोग जो कि हेल्दी रहते हैं, जिनका एजिंग का प्रोसेस स्लो होता है, उसमें ये जो डिक्लाइन होगा वो 1% से कम या हो सकता है इससे भी कम हो। In the previous study by Linderman et al., approximately 2/3 of subjects had declined creatinine clearance, whereas about 1/3 of the subject had no decrease in creatinine clearance. यानी एक स्टडी की गई लिंडरमैन एंड एट आल in 1985, एट आल यानी इसके और दूसरे को रिसर्चर, उन्होंने ये कहा कि टोटल नंबर ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल में 2/3 यानी 66% ऐसे इंडिविजुअल थे, सब्जेक्ट थे, जिनका किडनी फंक्शन विद द एज यानी आफ्टर 40 ईयर्स एवरी ईयर 1% डिक्लाइन हुआ, लेकिन 1/3 यानी 33% पेशेंट ऐसे थे जिनके एजिंग के साथ देयर इज नो डिक्रीज इन क्रिएटिनिन क्लियरेंस। इसके अलावा सिंस मसल मास एंड यूरिनरी क्रिएटिनिन एक्सक्रीशन डिक्रीज एट नियरली द सेम रेट इन द एल्डरली, मीन सीरम कंसंट्रेशन में स्टे रिलेटिवली कांस्टेंट। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि ओल्ड एज में अक्सर ये होता है कि सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल आ रहा होता है लेकिन किडनी फंक्शन रिड्यूस होता है। उसकी वजह ये होती है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि एज रिलेटेड डिक्लाइन इन मसल मास की वजह से क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, क्योंकि क्रिएटिनिन इज ए ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ मसल मास। अब मसल मास ओल्ड एज की वजह से अगर कम हो गया है तो क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो हम सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू को जब चेक करेंगे तो वो नॉर्मल आएगी, तो वो नॉर्मल आएगी, तो और अगर हम उससे क्रिएटिनिन क्लियरेंस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे तो वो भी नॉर्मल आ रही होगी। इसी वजह से फिर जबकि एक्चुअली क्रिएटिनिन क्लियरेंस रिड्यूस हुई है, यानी किडनी फंक्शन डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि किडनी फंक्शन जिस प्रपोर्शन से डिक्लाइन हुआ है उसी प्रपोर्शन से क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन भी कम हो गई है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन मसल मास। उस वजह से जो है वो क्रिएटिनिन क्लियरेंस नॉर्मल आ रही होगी।
So creatinine clearance measured by serum creatinine concentration only may yield inaccurate glomerular filtration rate function if urinary creatinine excretion is not measured. लिहाजा इस एज में ये ज़रूरी है कि यूरिनरी क्रिएटिनिन एक्सक्रीशन को भी मेजर किया जाए, सिर्फ सीरम क्रिएटिनिन पे डिपेंडेंट ना रहा जाए। तो यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल इन्होंने दी हैं इसी हवाले से कि एन एल्डरली 85-year-old पेशेंट विथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हैज सीरम क्रिएटिनिन ऑफ 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब आप देखें 85 ईयर्स ओल्ड एडल्ट है और उसकी सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू आ रही है 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि इसकी वैल्यू 0.6 से लेके 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक नॉर्मल कंसिडर की जाती है। द 24-hour यूरिनरी क्रिएटिनिन एक्सक्रीशन वॉज 0.7 ग्राम। जो 24-hour यूरिन कलेक्शन हुई उसमें क्रिएटिनिन की क्वांटिटी आई 0.7 ग्राम, मीन्स 7000 मिलीग्राम। बेस्ड ऑन सीरम क्रिएटिनिन ओनली दिस पेशेंट हैज़ नॉर्मल रीनल फंक्शन, यानी जो सीरम क्रिएटिनिन की बेस पे तो ये नॉर्मल रीनल फंक्शन बता रहा है, बट वेयर एज बेस्ड ऑन बोथ सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन एंड टोटल 24-hour यूरिनरी क्रिएटिनिन एक्सक्रीशन द पेशेंट हैज़ ए GFR ऑफ लेस देन 50 ml पर मिनट, यानी जो किडनी फंक्शन है वो 50% पे काम कर रही है ऑलमोस्ट। अगर जो है वो आप दोनों को कंपेयर करें, जो सीरम क्रिएटिनिन और 24-hour यूरिनरी क्रिएटिनिन एक्सक्रीशन को। So in practice, serum creatinine clearance is often estimated from serum creatinine concentration alone for dose adjustment, but in elderly subject, the clinician should carefully assess the patient since substantial deviation from the true clearance may occur in some elderly subject. तो इस वजह से जो है वो ये वेरिएशन आ सकती है और ये ज़रूरी है कि 24-hour यूरिनरी एक्सक्रीशन को भी कंसिडर किया जाए। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है डाइफ्लूनिसाल। डाइफ्लूनिसाल एक अनदर पेन किलर है। फार्माकोकाइनेटिक वॉज स्टडीड इन हेल्दी यंग एंड ओल्ड सब्जेक्ट, दोनों में कंपेयर किया गया है यंग एंड ओल्ड सब्जेक्ट में। आफ्टर ए सिंगल डोज ऑफ डाइफ्लूनिसाल द टर्मिनल प्लाज्मा हाफ लाइफ, मीन रेजिडेंस टाइम ऑफ द ड्रग इन द बॉडी एंड अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वर हायर इन एल्डरली सब्जेक्ट दैन इन द एडल्ट। और इसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि हाफ लाइफ ड्रग की मीन रेजिडेंस टाइम और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एल्डरली सब्जेक्ट में ज़्यादा था, हायर था कंपेयर टू यंग एडल्ट। सो दिस स्टडी शोज दैट रीनल फंक्शन इन एल्डरली सब्जेक्ट इज जनरली रिड्यूस्ड। जहाँ इस सब स्टडी से ये पता चल रहा है कि रीनल फंक्शन जो है वो इस पॉपुलेशन में रिड्यूस हुआ है, एल्डरली पॉपुलेशन में some reduce somewhat compared to young patient because of diminished rate of glomerular filtration। और renal function क्यों reduce हुआ है? because glomerular filtration diminish हुई है। so इन तमाम फैक्टर्स को कंसिडर करके हमें डोज कैलकुलेट करनी होगी इन डोज एल्डरली और जेरियाट्रिक पेशेंट। तो इन तमाम फैक्टर्स को अंडर कंसिडरेशन रखते हुए हमें डोज कैलकुलेट करनी है और उसको जो है वो फिर उस पेशेंट को उसी तरीके से फिर मैनेज करना है। बाकी इस सिचुएशन के हिसाब से जो न्यूमेरिकल होंगे वो हम जब न्यूमेरिकल का पोर्शन आएगा वहाँ पे करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस डोजिंग द ड्रग इन ओबीस पेशेंट। थैंक यू वेरी मच।